हेलो दोस्तों, कॉम्पिटिटिव रैंकर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी का एक मैराथन क्लासेज करेंगे, जिसमें बायोलॉजी के 150 सबसे महत्वपूर्ण वन लाइनर को डिस्कस करेंगे। केवल 150 वन लाइनर नहीं होगा, इसमें 150 वन लाइनर के आसपास का जितना भी फैक्ट होगा वो भी कवर होगा। मान लीजिए 300 फैक्ट पूरा होने वाला है। अगर इस वीडियो को पूरा देखकर किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं और मान लीजिए कि उस एग्ज़ाम में बायोलॉजी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आता है, तो 4 क्वेश्चन आप कंफर्म रूप से इसी वीडियो से रहेगा, इसका आश्वासन आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें उसी क्वेश्चन को लिया गया है जो बायोलॉजी के क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। और कंसेप्ट को भी बीच बीच में बताते रहेंगे, ताकि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कंसेप्ट के आधार पर भी आप उसका उत्तर निकाल पाएँ। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। आपको ध्यान रखना है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ये इसके साथ ही याद रखना है, ग्रंथियाँ जो होती है 2 प्रकार की होती है। ग्रंथि कितने प्रकार की होती है? ग्रंथि जो होती है 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी ग्रंथि होती है? तो एक तो कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, पहला को कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि और दूसरा को कहते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि। बाह्यस्रावी ग्रंथि जिस ग्रंथि से हार्मोन निकलता है, उसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और जिस ग्रंथि से एंजाइम निकलता है उसे क्या कहते हैं? बाह्यस्रावी ग्रंथि कहते हैं। 2 बात है, हार्मोन निकलने वाला ग्रंथि अंतःस्रावी और एंजाइम निकलने वाला ग्रंथि बाह्यस्रावी ग्रंथि कहलाती है। हार्मोन क्या करता है? तो हार्मोन जो करता है वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है, वृद्धि एवं विकास का नियंत्रण करता है, वृद्धि एवं विकास का नियंत्रण करता है। एंजाइम क्या करता है? तो एंजाइम के बारे में सभी को पता होगा। एंजाइम जो करता है भोजन को पाचन करने का काम करता है। एंजाइम क्या करता है? भोजन का पाचन करने का काम एंजाइम करता है। पाचन करने का काम एंजाइम करता है। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, ग्रंथि 2 प्रकार की होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि। जिससे हार्मोन निकलता है उसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, जिससे एंजाइम निकलता है उसे बाह्यस्रावी ग्रंथि कहते हैं। हार्मोन क्या करता है? वृद्धि विकास और नियंत्रण का कार्य कौन करता है? हार्मोन करता है। और एंजाइम क्या करता है? भोजन। वृद्धि विकास और नियंत्रण का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का राइट हैंड जिस रेट से बढ़ेगा, जिस स्पीड से बढ़ेगा, उसी स्पीड से लेफ्ट हैंड भी बढ़ेगा। तो ये हमारा देखने वाला बॉडी में कौन सा है? तो हमारा हार्मोन है। तो यहाँ याद रखिएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी कहे? तो यकृत। और कहेगा सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? स्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आप याद रखिएगा ग्वाइटर। क्या नाम है उसका? ग्वाइटर जो है, ग्वाइटर नहीं है, ग्वाइटर रोग होता है इसको कहते हैं थायराइड ग्रंथि। क्या कहते हैं? थायराइड ग्रंथि। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से याद रखिएगा। कहेगा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो जो है लीवर है। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो हमारा क्या है? थायराइड है। थायराइड जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी, यानी लीवर कौन सा ग्रंथि? लीवर जो है बाह्यस्रावी ग्रंथि। कौन सी है? लीवर जो है वो बाह्यस्रावी ग्रंथि है, बाह्यस्रावी ग्रंथि। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी एवं सबसे भारी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी एवं सबसे भारी हड्डी का नाम फीमर है, जिसे जांघ की हड्डी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो उसका नाम है स्टेपिज है, जो कान की हड्डी है। तो सबसे बड़ी हड्डी पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है क्या? फीमर। सबसे छोटी हड्डी पूछा जाएगा तो क्या है? स्टेपिज है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो है जांघ की हड्डी है, और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज जो है वो कहाँ की हड्डी है? वो जो है कान की हड्डी है। चलिए, इसमें पूछा जा सकता है आपकी हड्डियों की संख्या कितनी है? मानव शरीर के हड्डियों की संख्या कितनी है? तो हड्डियों की संख्या पूछा जा सकता है, हड्डियों की संख्या। तो हड्डियों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा हड्डियों की संख्या जो है 206 है। कितना है? 206 है। अगर नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या पूछ लेगा, कभी पूछ लेगा, नवजात शिशु में ने जो जन्मा है उसे नवजात कहते हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या, शिशु में
हड्डी पूछेगा, हड्डियों की संख्या कितना है, तो आपको याद रखना है लगभग 300, लगभग 300। कहेगा मानव में मांसपेशियों की संख्या कितना है, मांसपेशियों की संख्या कितना है, तो मांसपेशियों की संख्या कितना है, तो 639 है, 639। अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, 639 भी कहीं कहीं 640 भी देता है, तो दोनों बात अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, एक रोग होता है जिसे कहते हैं थायराइड ग्रंथि में ग्वाइटर रोग। थायराइड ग्रंथि क्या है, गले के अगले भाग वाला ग्रंथि को थायराइड ग्रंथि कहते हैं, और गले के पीछे में जो ग्रंथि रहता है उसे पैराथायराइड ग्रंथि कहते हैं। तो थायराइड ग्रंथि में एक रोग होता है जो आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से एक रोग होता है, आयोडीन की कमी से एक रोग होता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम ग्वाइटर है, जिसका नाम क्या है, ग्वाइटर, जिसे घेघा रोग कहते हैं, घेघा रोग कहते हैं। तो याद रखिएगा, पूछेगा घेघा रोग किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से हो सकता है। घेघा रोग किस कहाँ होता है, तो गले में होता है। किस ग्रंथि के आसपास होता है, तो ग्वाइटर ग्रंथि के आसपास होता है। सभी फैक्ट करते हुए चलिएगा ताकि एग्जाम में केवल एक वन लाइनर जो लिखा हुआ है वो नहीं आएगा। अगर आसपास के सभी फैक्ट कर लेते हैं तो एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने की पूरी संभावना है। चलिए, कह रहा है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, कहाँ पाई जाती है, अभी बता दें। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, स्टेपिज है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो जांघ में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर की अगर कहेगा सबसे मजबूत हड्डी तो मैंडिबल है। मैंडिबल में जबड़े की हड्डी को मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहते हैं, जबड़े की हड्डी, और उसका नाम क्या है, मैंडिबल है। तीनों बातें याद रखिएगा। कहेगा सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी पूछ लेगा तो छोटी कहे स्टेपिज है, स्टेपिज है। कहाँ है, तो कान में है। सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी या सबसे भारी पूछ सकता है, भारी पूछ सकता है तो उसको क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं, फीमर कहते हैं। वो कहाँ है, तो फीमर जो हमारा जांघ की हड्डी है, फीमर क्या है, जांघ की हड्डी। कहेगा सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, मजबूत हड्डी कौन सा है, तो मजबूत हड्डी जो है मैंडिबल है। क्या है, मैंडिबल। ये कहाँ है, ये जबड़े की हड्डी है, जबड़े की हड्डी पूछ सकता है। जबड़े की हड्डी का नाम क्या है, तो मैंडिबल। जांघ की हड्डी का नाम क्या है, तो फीमर है। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है, तो अच्छे से आप ध्यान रखते हुए चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, तो मानव शरीर का जो सबसे कठोर भाग है, दांत का ऊपरी परत जिसको इनामेल बोलते हैं। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, दांत का जो ऊपरी परत होता है इनामेल, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कहलाता है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। अगला देखिए, कह रहा है छठा क्वेश्चन, मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को या पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। 90 बता चुके हैं। ग्रंथि दो प्रकार की होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि वैसी ग्रंथि होती है जिससे हार्मोन निकलता है, बाह्यस्रावी ग्रंथि वैसी ग्रंथि होती है जिससे एंजाइम निकलता है। बात बचा चुके हैं। यहाँ से क्वेश्चन कुछ पूछा जा सकता है, किस ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है, किस ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है, जैविक घड़ी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, पीनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है, पीनियल ग्रंथि को क्या कहा जाता है, जैविक घड़ी कहा जाता है। कहेगा सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे छोटी ग्रंथि भी पीनियल ही है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पीनियल। जैविक घड़ी क्यों कहा जाता है, जैसे मान लीजिए 2-4 दिन आप 4 बजे भोरे उठिए, 4 बजे सुबह उठिएगा तो 5वां दिन अपने से 4 बजे सुबह नींद खुल जाएगा। तो ये क्लॉक माइंड में सेट हो गया, तो क्लॉक सेट करने का काम कौन करता है, उसको जैविक घड़ी कहते हैं। पीनियल ग्रंथि है। पीनियल ग्रंथि जो होता है दिमाग में होता है, सबसे छोटी ग्रंथि और जैविक घड़ी भी कहा जाता है। दो बातें अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक होता है मिश्रित ग्रंथि, क्या होता है, मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि का मतलब ऐसा ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों, उसे क्या कहेंगे, मिश्रित ग्रंथि कहेंगे। और मिश्रित ग्रंथि कौन सा है, तो एकमात्र हमारे शरीर में ऐसा ग्रंथि जो मिश्रित ग्रंथि है उसका नाम है अग्नाशय। क्या है, अग्नाशय नाम है, वो क्या है, हमारा मिश्रित ग्रंथि। अच्छे से ध्यान रखिएगा इस बात का भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है शरीर की आपातकालीन ग्रंथि, इमरजेंसी ग्लैंड किसे कहा जाता है, तो आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है एड्रिनल ग्रंथि को। एड्रिनल ग्रंथि को क्या कहा जाता है, लड़ो या भागो, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। क्यों इसे आपातकालीन ग्रंथि इमरजेंसी ग्लैंड कहा जाता है, समझिएगा अच्छे से। यह जो होता है
जब आदमी बहुत डरा हुआ होता है, जब हृदय धड़कन बहुत ज़्यादा हो जाता है, मान लीजिए रात में कुछ डरावना चीज़ देख लिया, हृदय का धड़कन बहुत अधिक हो गया, उस समय यह ग्रंथि क्या करता है, एड्रिनल जो ग्रंथि है वो रक्त दाब को नियंत्रित करता है, यानी बीपी प्रेशर को जो होता है कम करता है, जिससे आदमी का प्रेशर कम होता है और वह हार्ट फेल से बच जाता है। अगर ऐसा नहीं होता, मान लीजिए डर लग रहा है, लगातार डर लग रहा है, और ये हमारा ग्रंथि काम नहीं करे तो हार्ट फेल से आदमी मर सकता है। इसीलिए इसे आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है। समझ जाइएगा, एड्रिनल को क्या कहा जाता है, आपातकालीन ग्रंथि। दूसरा नाम है फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट ग्रंथि जो कहते हैं। कह रहा है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय में जानते हैं, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, जिसमें 2 अलिंद होते हैं, 2 अलिंद, इसको अलिंद बोलते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय, 2 निलय होते हैं, 2 अलिंद और क्या होते हैं, 2 निलय होते हैं। इस प्रकार मान लीजिए 4 चैम्बर होता है तो 2 अलिंद होता है, 2 क्या होता है, निलय होता है। अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर का ब्लड बैंक या रक्त बैंक किसे कहा जाता है। तो स्प्लीन या तिल्ही, स्प्लीन को हिंदी में पलीहा कहा जाता है, पलीहा को क्या कहा जाता है, मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। क्यों ब्लड बैंक कहा जाता होगा, क्योंकि पलीहा में आप हमेशा याद रखिए बोन मैरो में रक्त का निर्माण होता है, बोन मैरो में अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है और पलीहा में जाके रक्त का विनाश होता है। तो जितना भी रक्त है इकट्ठा कहाँ हो रहा है, शरीर का पलीहा में, वहाँ ख़त्म हो रहा है स्प्लीन में। इसीलिए स्प्लीन जहाँ ख़त्म हो रहा है यानी वहाँ जमा हो रहा है, जमा होने को क्या कहते हैं, बैंक कहते हैं, इसलिए उसे क्या कहते हैं, ब्लड बैंक। 2 बात याद रखिएगा। कहेगा रक्त का निर्माण कहाँ होता है, रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो याद रखिएगा अस्थि मज्जा, रक्त का निर्माण। और रक्त का नष्ट, रक्त का कब्रिस्तान, रक्त का कब्रिस्तान भी पूछ सकता है, कब्रिस्तान कहाँ होता है, दोनों को याद रखिएगा। इसको कहते हैं बोन मैरो, बोन मैरो, जिसको अस्थि मज्जा कहते हैं, क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा बोलते हैं। देखिए इसको क्या कहते हैं, रक्त का कब्रिस्तान का मतलब क्या है, रक्त का कब्रिस्तान का मतलब है जहाँ रक्त का क्या होता है, मृत्यु हो जाती है, मर जाता है रक्त, तो उसे क्या कहते हैं, स्प्लीन कहते हैं या क्या कहते हैं, पलीहा। इसी को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पेस मेकर का संबंध शरीर के किस भाग से है। पेस मेकर क्या होता है, यह एक कृत्रिम यंत्र है। जब हृदय धड़कन करना बंद कर देती है तो यह यंत्र उसमें सहयोग करता है। पेस मेकर यह एक कृत्रिम यंत्र है, अच्छे से याद रखिएगा। जब हृदय मान लीजिए अपने से काम नहीं कर रहा है तो उस समय क्या करता है, पेस मेकर काम करता है। हृदय जो वास्तविक हृदय है उसका काम करना है, यानी पंप करने का काम करता है, संकुचन और प्रकुंचन का काम करता है। अच्छे से ध्यान रखिएगा। पेस मेकर क्या है, हृदय हार्ट नियंत्रित करने वाला जो ये यंत्र है उसे क्या कहा जाता है, पेस मेकर कहा जाता है। अगला देखते हैं, कह रहा है मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है। अभी ये बता चुके हैं। मानव शरीर की हड्डी पूछेगा, वयस्क में बड़ा आदमी कितना, 206 हड्डी, और कितना, नवजात शिशु में लगभग 300 हड्डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्यों के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो मनुष्यों के लार में टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, एमाइलेज भी कहते हैं। देखिए अच्छा समझिएगा, भोजन में 3 चीज़ होता है। एक तो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा जो होता है प्रोटीन होता है, और तीसरा होता है वो वसा होता है। जहाँ भी आपको कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना होगा, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए जो एंजाइम काम करता है उसका नाम है एमाइलेज है। क्या, एमाइलेज, एमाइलेज। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, एमाइलेज। प्रोटीन का पाचन जो करता है वो कौन सा करता है, एक पेप्सिन होता है, एक ट्रिप्सिन होता है। प्रोटीन का पाचन कौन कौन करता है, एक तो पेप्सिन होता है, पेप्सिन, और दूसरा कौन सा है, ट्रिप्सिन। दोनों प्रोटीन का पाचन करता है। और जो वसा का पाचन करता है वो लाइपेज होता है। कौन सा होता है, लाइपेज। यानी तीनों अच्छे से याद रखिएगा तो अच्छे से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कहेगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन सा करता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज। प्रोटीन का पाचन पेप्सिन ट्रिप्सिन, ना है उसमें, प्रोटीन में देखिए भी ना है, और पेप्सिन और ट्रिप्सिन में भी ना है। ऐसा करके वसा का कौचा लाइपेज। अच्छे से ध्यान रखिएगा,
जो होता है पाचन कहाँ कहाँ होता है, ये भी कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू होता है। कहेगा जो हमारा पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है, तो मुख से शुरू हो जाती है। मुख हुआ या मुख कहते हैं, पाचन की प्रक्रिया यहीं से शुरू हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज द्वारा, प्रोटीन का पाचन पेप्सिन और ट्रिप्सिन द्वारा, और वसा का पाचन लाइपेज द्वारा होगा। आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो और डिटेल में बाकी बातों को बता देंगे। देखिए, कह रहा है भोजन का पाचन मुख्य रूप से शरीर के किस भाग में होता है, तो भोजन का पाचन मुख्य रूप से शरीर के छोटी आंत में होता है, क्योंकि छोटी आंत में तीनों चीज़ का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन होता है, प्रोटीन का भी पाचन होता है, और क्या, फैट का भी पाचन होता है, वसा का भी पाचन होता है। देखिए, वसा का पाचन करने वाले को लाइपेज कहते हैं। इस यहाँ जो करता है उसको कहते हैं ट्रिप्सिन। क्या बोलते हैं? ट्रिप्सिन कहते हैं। यहाँ जो करता है उसको क्या कहते हैं? एमाइलेज कहते हैं। एमाइलेज क्या करता है? पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट पाचन होकर ग्लूकोज में बदलता है, ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। कार्बोहाइड्रेट पच के किस में बदलता है? ग्लूकोज में बदलता है। प्रोटीन जो पचता है उसको कहते हैं अमीनो अम्ल में बदल जाता है, अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। लाइपेज किस में फैट किस में बदलता है, तो फैट जो होता है वो बदलता है फैटी एसिड में। फैटी एसिड तो ग्लिसरॉल में, तो फैट तो किस में बदलता है? फैटी एसिड में। फैटी अम्ल या ग्लिसरॉल में बदलता है, और ग्लिसरॉल इसमें बदल जाता है। अगला देखिए, यूरिन यानी मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो आपको याद रखना है यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण। ऐसे पूछ सकता है दूध का जो उजला रंग होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो आपको याद रखना है दूध का जो उजला रंग है वो केसिन की उपस्थिति के कारण होता है। कौन सा प्रोटीन है? केसिन। पूछेगा त्वचा का जो रंग है किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो मेलानिन। क्या उसका नाम है? मेलानिन के उपस्थिति के कारण होता है। तो तीनों क्वेश्चन यहाँ याद रखिएगा। जो मूत्र का पीला रंग है वो यूरोक्रोम के कारण होता है, दूध का जो उजला रंग है केसिन के कारण होता है, और त्वचा का जो काला रंग होता है वो किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण होता है। अगला कह रहा है गुर्दे की क्रियात्मक इकाइयाँ क्या है? गुर्दे यानी किडनी, तो किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। यहाँ से क्रियात्मक इकाई से 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। एक तो पूछ सकता है जीवन की इकाई क्या है? जीवन की इकाई क्या है? दूसरा पूछ सकता है श्वसन तंत्र की इकाई क्या है? श्वसन तंत्र की इकाई क्या है? श्वसन तंत्र की इकाई क्या है? तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जैसे जीवन की इकाई पूछा गया, श्वसन तंत्र की इकाई पूछा गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है अनुवांशिकता की इकाई क्या है? अनुवांशिकता की इकाई क्या है? अनुवांशिकता की इकाई क्या है? तो इतना सारा इकाई आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम में बार पूछा जाने वाला है। जीवन की इकाई को कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन की इकाई को कोशिका बोलते हैं। जीवन की इकाई को कोशिका कहा जाता है। श्वसन तंत्र की इकाई को एल्वोलाई कहा जाता है, ALVOLI। इसको हिंदी में कूपिका कहते हैं। श्वसन तंत्र में फेफड़ा में कूपिका होता है जहाँ से गैसों का आदान प्रदान होता है। इस प्रकार इसमें छेद होता है। इस प्रकार मान लीजिए कोई सिगरेट पीता है तो यही छेद बंद हो जाता है, उसको उसके बाद जो होता है खांसी होने लगता है। इसी को कूपिका कहते हैं। अगर कूपिका सही है यानी उसमें ऑक्सीजन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। मान लीजिए कोई ज़्यादा सिगरेट पी रहा है तो ये कूपिका का क्षेत्र क्या होता है? बंद हो जाता है, जिसके कारण आप ऑक्सीजन सही से नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए बार बार खांसते हैं, हाँफते हैं। तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन का मतलब क्या है? न्यूरॉन का मतलब तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका है। न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका कोशिका है। यह मस्तिष्क की इकाई भी पूछ सकता है। तंत्रिका तंत्र का मतलब क्या है? तंत्रिका तंत्र का मतलब मस्तिष्क है। अगला देखिए, कहेगा अनुवांशिकता की इकाई क्या है? तो अनुवांशिकता की इकाई को जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन और बन सकता है, अच्छे से लिख देते हैं। देखिए, कह रहा है तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? न्यूरॉन। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? दूसरा क्वेश्चन बन सकता है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? बड़ी कोशिका कौन सी है?
तीसरा क्वेश्चन बन सकता है सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। ये तीनों क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे लंबी कोशिका में हमेशा याद रखिएगा न्यूरॉन। सबसे लंबी कोशिका क्या होता है, न्यूरॉन होता है। सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है सबसे बड़ी कोशिका होता है। अगला सबसे छोटी कोशिका क्या होता है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होता है। इसे पीपीएलओ कहा जाता है, प्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। अगला देखिए, कह रहा है मानव त्वचा का रंग किस पिगमेंट के वर्णक के कारण होता है। तो अभी बता चुके हैं, मानव त्वचा का रंग मेलानिन के कारण, दूध का रंग केसिन के कारण, और जो है किसका रंग था, मूत्र का रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। तो अच्छा से आप ये बातें ध्यान में रखिएगा। अगला क्या है देखिए, कह रहा है इंसुलिन हार्मोन जो है शरीर के किस भाग में किस अंग द्वारा स्रावित होती है। तो इंसुलिन जो हार्मोन है अग्नाशय द्वारा स्रावित होती है। अग्नाशय के लैंगरहैंस होता है। अग्नाशय में एक जगह है जिसको कहते हैं लैंगरहैंस। एक इसमें अल्फा बीटा गामा कोशिका होता है। इसका बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन क्या करता है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। यानी इंसुलिन अगर शरीर में है तो क्या होगा, इंसुलिन अगर शरीर में अच्छे से है तो ये बात ध्यान रखिएगा कि हमारा जो शरीर में जितना भी रक्त शर्करा है, ब्लड में जितना भी शुगर है, उसे क्या करेगा, पाचन कर लेगा। इंसुलिन नहीं है तो उसका पाचन नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो उसे क्या कहते हैं, चिनिया रोग। अगर ब्लड के शर्करा का पाचन नहीं होता उसी को चिनिया रोग कहते हैं। यानी इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होगा, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होगा, इंसुलिन की कमी से जो होगा शुगर होगा, जिसे मधुमेह कहा जाता है। चीनी रोग या मधुमेह कहा जाता है, मधुमेह। उसके बाद इंसुलिन की सुई लेने की जरूरत होती है, ऐसा कुछ करने की जरूरत होती है। अच्छे से ध्यान रखिएगा सभी बात को। तो इंसुलिन, एक चीज़ और अभी बताए थे कि मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय को कौन सा ग्रंथि कहा जाता है। तो अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। रिवीजन भी कराते चलेंगे ताकि आपको अच्छे से सब कुछ याद हो चले। मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है, मिश्रित ग्रंथि। अगला देखिए, कह रहा है मानव शरीर का समान ताप कितना होता है। तो मानव शरीर का समान ताप 37 डिग्री सी या 58.6 फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर का समान ताप कितना होता है, 37 डिग्री से या 58.6 फ़ारेनहाइट होता है। दोनों बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक तो याद रखिएगा मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है। तो मानव शरीर का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7 से 8 के बीच होता है। 7 से 8 के बीच ऑप्शन देगा, 7 से 8 के बीच ऑप्शन मार दीजिएगा। 1, 2, 3 का पीएच मान अगर याद रखिएगा। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 12 क्वेश्चन पूछा जाता है, 7.4। अम्ल वर्षा या एक चीज़ होता है दांत का क्षरण, इसके लिए पीएच मान कितना होता है। तो इसके लिए पीएच मान 5.5 से कम होता है। 5.5 से कम ऑप्शन देगा, मार दीजिएगा, समझ लीजिए। मानव शरीर का पीएच मान 7 से 8 के बीच होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, कन्फर्म होता है। उसके बाद अम्ल या दांत का क्षरण का मान कितना होता है, 5.5 से कम। अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो अम्ल का पीएच मान आप जानते होंगे 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम। क्षार का पीएच मान कितना होता है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। तो सभी चीज़ों को अच्छे से आप ध्यान रखते हुए चलिएगा। शुद्ध जल का पीएच मान कभी पूछ जाता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध जल या वर्षा का जल, शुद्ध जल या वर्षा का जल। वर्षा का जल को भी शुद्ध जल माना जाता है, वर्षा का जल। इसका पीएच मान कितना होता है, इसका पीएच मान पूरा 7 होता है। अगला देखिए, कह रहा है रक्त का शुद्धिकरण, फिल्ट्रेशन ऑफ क्या है, ब्लड, शरीर के किस भाग में होता है। तो आप याद रखिए, रक्त का शुद्धिकरण जो होता है किडनी में होता है। किसके द्वारा होता है, नेफ्रॉन के द्वारा होता है, नेफ्रॉन के द्वारा होता है। इसीलिए नेफ्रॉन को क्या कहा जाता है, किडनी का जो कहा जाता है क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। अच्छे से ध्यान रखिएगा। कह रहा है
पितरस, पितरस क्या करता है? पितरस जो करता है, जो भी वसा होता है, वसा को क्या बोले, फैट को फैटी एसिड में तोड़ते हैं, यानी वसा को वसीय अम्ल में तोड़ते हैं, वो तोड़ने का काम कौन करता है? तो हमारा पितरस करता है। और कौन सा एंजाइम करता है? तो हाँ बताए थे, लाइपेज एंजाइम करता है। तो कह रहा है पितरस का निर्माण कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, पितरस का निर्माण जो होता है यकृत में होता है। क्या कहाँ होता है? यकृत में होता है। और कहाँ जमा होता है? तो यकृत का ही एक भाग है, यकृत में एक क्या होता है? पित्ताशय होता है, वहीं जमा होता है। तो कहेगा पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में होता है। दोनों बात अच्छे से आपको ध्यान रखना चाहिए। एक चीज़ आप पूछ सकता है, हमारा शरीर का प्रयोगशाला, शरीर का रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? शरीर का रासायनिक प्रयोगशाला, शरीर का रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? तो शरीर का रासायनिक प्रयोगशाला जो है किसे कहा जाता है? अच्छे से ध्यान रखिएगा, शरीर का रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो लीवर को ही कहा जाता है। लीवर का मतलब यकृत को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर कोई जहर खाकर मरता है तो यकृत में ही, लीवर में उसका प्रभाव बहुत देर तक रहता है। मान लीजिए कोई जहर जो खा कर मरा, कैसे पता लगा? तो यकृत की जांच की जाती है, यानी वहाँ कोई भी रसायन चीज़ देर तक टिकती है, इसलिए जांच में पता लग जाता है यह आदमी किस चीज़ से मरा। अगला कह रहा है, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या बता चुके हैं, 639 होता है, कभी कभी ऑप्शन में 640 भी देता है। कह रहा है खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या, तो खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या कितना है? 22 है। चेहरे पर कितना है? चेहरे पर जो है वो कितना है? 14 हड्डी है। और करेनियम, करेनियम का मतलब सिर पर, करेनियम का मतलब सिर वाला भाग है, उसमें 8 हड्डी है। 14 8 कितना हुआ? 22 हड्डी। तो कहेगा खोपड़ी में कितना हड्डी है? तो खोपड़ी में पूरा हमारे पास कितना है? तो खोपड़ी में पूरा, खोपड़ी का मतलब गर्दन से ऊपर का हिस्सा जो है खोपड़ी है, तो उसमें 22 हड्डी है। चेहरे में 14 हड्डी है, और जो माथा का हिस्सा है, क्रेनियम है, उसमें कितना? 8 हड्डी है। तो 8 और 14 कितना हुआ? 22 हुआ। एक होता है ईजी, एक होता है ईसीजी। अच्छे से ध्यान रखिएगा, ईसी का मतलब कार्डियो है। कार्डियो का मतलब क्या होता है? कार्डियो मतलब हृदय, यह हृदय के लिए यूज किया जाता है। ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा, हृदय की गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है। एक होता है ईईजी, ईईजी इसका मतलब क्या है? ईईजी देखिए, अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम होता है, इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम। तो ईईजी कहेगा तो मस्तिष्क, और ईसीजी कहेगा तो क्या होगा? ईसीजी। ईसीजी कहेगा तो हृदय, और ईईजी कहेगा तो मस्तिष्क। ईईजी कहेगा तो क्या होगा? मस्तिष्क। फार्मूला थी भी आप याद रख सकते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये तो होता है इलेक्ट्रो, देखिए इसका है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। इसका क्या है? इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम। यह क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। इसका जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रो, इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम है, इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम। तो अच्छे से दोनों फार्मूला याद रखेगा, माने दोनों क्या फुल फॉर्म याद रखेगा। और सी आएगा तो कार्डियो मतलब हृदय होता है। ई इंसेफ्लो मतलब क्या होता है? इंसेफ्लो मतलब मस्तिष्क होता है। अच्छे से याद रखेगा। रक्त का पीएच मान अभी बता चुके, कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4। कहें आरबीसी का निर्माण स्थल शरीर के किस भाग में होता है? पूरा रक्त का निर्माण स्थल जब शरीर के अस्थिमज्जन होता है, बंद मरता कहाँ है? मरता जो है स्प्लीन में मरता है। तो हमेशा याद रखिएगा, आरबीसी का जो है कहाँ निर्माण स्थली? अस्थिमज्जा है। और इसका मरण स्थली कहाँ है? तो स्प्लीन है या पली है, जैसे ब्लड बैंक कहा जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है ब्लड बैंक। ठीक है। आरबीसी से 2-3 बात याद रखिएगा। आरबीसी क्या होता है? तो इसको तो पहले इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स होता है। इसका जीवन काल कितना होता है? 12 पूछता है जीवन काल, तो जीवन काल 120 दिन होता है। जीवन काल यानी कितना दिन जीता है? 120 दिन जीता है। उसके बाद ये क्या करता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आरबीसी ऊंचाई बढ़ने पर, मान लीजिए कोई क्या होता है, जिसको मान लीजिए खून में कमी है, तो उसको डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप जाइए पहाड़ पर चढ़िए। पहाड़ पर चढ़ने से क्या होता है? वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है,
और कम ऑक्सीजन में आदमी को जीवित रखना है तो आरबीसी क्या क्या करता है ऑक्सीजन का परिवहन, तो आरबीसी की मात्रा बढ़ाने लगता है कि ताकि कम ऑक्सीजन में भी वो आदमी सर्वाइव कर जाए। तो इसलिए आरबीसी की मात्रा कब बढ़ती है, जब ऊंचाई पर लोग जाते हैं तो आरबीसी का क्वेश्चन पूछेगा, पहाड़ या ऊंचाई वाले स्थानों पर जाने पर आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। आपको समझा दिए कैसे बढ़ेगी, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति कम हो जाएगी तो शरीर को सर्वाइव करने के लिए अधिक आरबीसी रहेगा तो कम ऑक्सीजन में भी सर्वाइव करने लगा, इसलिए अपना आरबीसी की संख्या बढ़ा देता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। अच्छे से सभी बातों को याद रखेगा। एक चीज़ याद रखेगा, लाल जो होता है रक्त, लाल रंग किस क्यों होता है, रक्त जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण जो होता है लाल होता है, इसके कारण क्या होता है, लाल होता है। इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है या फिर पाया जाता है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है इस बात को भी। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। कह रहा है डब्ल्यूबीसी क्या करता है, डब्ल्यूबीसी मान लीजिए कोई रोग हुआ तो रोग में जितने जो भी हानिकारक जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश किया तो उसके साथ लड़ाई करेगा। कहते हैं कि रोग प्रतिरक्षी इसको बोलते हैं, रोग प्रतिरक्षी यानी रोग से हमारा रक्षा करना, रोग प्रतिरक्षक क्षमता बढ़ाना यानी शरीर को संक्रमण से बचाना डब्ल्यूबीसी का काम होता है। इसका जीवन काल कितना होता है, 2 से 6 दिन बोला जाता है। जीवन काल कितना होता है, 2 से 6 दिन। व्हाइट ब्लड सेल इसका फुल फॉर्म होता है। अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। एक होता है इसमें प्लेटलेट्स होता है, वो क्या होता है देखिए, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 2 से 4 दिन या 2 से 6 दिन कभी कभी ऑप्शन देता है, मार दीजिएगा अपने से सोच समझ के क्या आंसर होगा कीजिएगा। एक बात और समझ लीजिए अच्छे से, एक होता है प्लेटलेट्स, क्या होता है, जब रक्त होता है, रक्त में एक ठोस भाग होता है, दूसरा क्या होता है, तरल भाग होता है। तो ठोस भाग क्या होता है, ठोस भाग में कौन कौन सा चीज़ होता है, तो आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। तीसरा क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। तरल भाग में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। तरल भाग में प्लाज्मा में 90 से 92% पानी होता है। 90 से 92% क्या होता है, वाटर ही होता है, पानी ही होता है। बार बार क्वेश्चन में भी पूछा जाता है प्लाज्मा में कितना पानी होता है, तो 90 से 92%। आरबीसी के बारे में बताएं, इसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। डब्ल्यूबीसी रोग प्रतिरक्षक रूप में काम कर सकता है। और प्लेटलेट्स क्या करता है, रक्त का थक्का जमाता है। अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, इसकी कमी होती है तो एक रोग होता है जिसे डेंगू बोलते हैं। डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। अगर इस कमी को हम पूरा करना चाहते हैं तो हम पपीता खाते हैं, बकरी के दूध पीते हैं, आदि काम करते हैं। तो इसी के साथ 30 क्वेश्चन, एक दिन में 30 क्वेश्चन नहीं करेंगे, पूरा 150 क्वेश्चन का सेट है, यानी 5 दिन में पूरे अच्छे से बायोलॉजी को कंसेप्ट को हम समझाते हुए ख़त्म कर देंगे। अच्छे से इस सीरीज़ को 5 वीडियो की सीरीज़ को कर लीजिएगा तो बायोलॉजी से कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन 1 लाइनर है उसे हम डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं, तो अच्छे से कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इसका PDF भी दिया जाए तो इसके लिए वीडियो में कमेंट कीजिए, हम PDF भी उपलब्ध कराएंगे देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।